नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मालदीव्स में चल रहे एक इंडिया आउट कैंपेन के बारे में। तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि मालदीव्स में कुछ लोग चाहते हैं कि भारत अपनी प्रेजेंस मालदीव्स में कम करे या पूरी तरह से खत्म कर दे। तो ये एक सोशल मीडिया कैंपेन ना रहकर बल्कि भारत के राजदूतों को फिजिकली थ्रेट करने वाला कैंपेन बन चुका है। इसके संबंधित क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं और भारत मालदीव्स के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको जानेंगे हम आज इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी जगह महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है। pathfinder_UPSC हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां से आपको पाथफाइंडर के सभी पीडीएफ्स, जितने भी लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी 2022 या 23 की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से जीएस और ऑप्शनल की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी और इस कोर्स पर 14 जुलाई तक इस हफ्ते एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। कल यानी रविवार सुबह 11 बजे मेगा कॉम्बैट आ रहा है जिसमें इस बार ना केवल स्कॉलरशिप्स बल्कि कुछ अट्रैक्टिव प्राइजेस भी हैं जिन्हें आप जीत सकते हैं। लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, इनवाइट कोड वहां मांगा जाए, ये कोड यूज कर सकते हैं। लगभग 2 हफ्ते पहले मालदीव्स में स्थित भारतीय दूतावास के डिप्लोमैट्स ने मालदीव गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन भारत के डिप्लोमैट्स के खिलाफ बहुत कुछ कहा जा रहा है और इसमें न केवल हमारी डिग्निटी पर अटैक हो रहा है बल्कि कई बार फिजिकली थ्रेटन करने की धमकियां भी दी जा रही है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस तरह से फिजिकली हार्म करने की धमकी दी जा रही है। तो ऐसे में भारत के दूतावास में जो काम कर रहे हैं उनको रिस्क है और मालदीव सरकार इससे संबंधित कुछ एक्शन ले। इस चिट्ठी में भारत के डिप्लोमैट्स ने यह याद दिलाया मालदीव्स की गवर्नमेंट को कि वियना कन्वेंशन के अनुसार जो भी राजदूत होते हैं या जो भी स्टाफ होता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होस्ट कंट्री की होती है। तो जो भी इंटरनेशनल कानून या मालदीवियन लॉ है उसके अनुसार इन सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले लोगों पर कार्रवाई करी जाए। लेकिन ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी कि मालदीव्स में कुछ लोग इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं। मैं मानता हूं कि सभी लोग इस प्रकार की भावनाएं नहीं रखते होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है खास करके मालदीव्स की मीडिया में और मालदीव्स के लोगों में जो ऑनलाइन अच्छी खासी प्रेजेंस रखते हैं, वो इस तरह के कैंपेन को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हम देख सकते हैं 2013 से, जब अब्दुल्ला यमीन वहां पर राष्ट्रपति बने थे और ये चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव रखते थे। तो इनके 5 साल के कार्यकाल में भारत और मालदीव्स के रिश्तों में काफी दरार आ गई थी, काफी डिटेरियोरेट हो गए थे हमारे रिश्ते। और जो ये पीपीएम पार्टी है, इनकी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, इनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान मालदीव्स में बहुत सारा भारत विरोधी रिटोरिक देखा गया। यानी ऐसी बातें पब्लिक में, मीडिया में कही जाती थी जो भारत के ओपनली खिलाफ होती थी, लेकिन सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेती थी। वैसे यमीन खुद ओपनली इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को बढ़ावा देते थे, कहते थे कि हमारे लिए तो हमारा पड़ोसी पहले आता है, लेकिन असलियत में चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट को ज्वाइन करके उन्होंने चाइना का फेवर लिया था। लेकिन भारत और मालदीव्स के रिश्ते काफी पुराने हैं, केवल इस 5 साल की सरकार के ऊपर निर्भर नहीं थे। तो भारत मालदीव्स के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन कई दशकों से जारी है। 2010 और 2015 में भारत ने मालदीव्स को ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स दिए थे। 2 हेलीकॉप्टर दिए गए थे। इनका लक्ष्य ये था कि जो ओशन सर्च एंड रेस्क्यू होता है, समुद्र में अगर किसी को रेस्क्यू करने जाना है, उसके लिए ये दिए गए थे। मैरीटाइम वेदर सर्वेलेंस भी इससे करी जा सकती है और पेशेंट्स को एयरलिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि मालदीव्स पूरी तरह से द्वीप समूह पर बसा हुआ देश है। तो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे में मेडिकल फैसिलिटीज का बहुत अभाव है ज्यादातर द्वीपों पर। तो ये 2 हेलीकॉप्टर्स मालदीव्स को भारत ने दिए थे और इनका जो काम था वो मिलिट्री नहीं था, इट वाज ओनली फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पस और ओशन सर्च एंड रेस्क्यू, जो कोस्ट गार्ड के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उसमें इनका काम लिया जा सकता है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर थे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, तो इनमें कैपेबिलिटी तो थी मिलिट्री की। तो उस समय मालदीव्स में कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि भारत मालदीव्स को हेलीकॉप्टर गिफ्ट देकर बहुत ही चालाकी कर रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के बहाने से भारत अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव्स में रख सकता है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए और जो मेंटेन करने के लिए स्टाफ है वो भारत का भेजा गया था कुछ सालों के लिए, और वो मिलिट्री आर्मी के पर्सनल थे। तो ये आरोप लगाया गया कि इन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को मेंटेन करने के बहाने मिलिट्री प्रेजेंस वहां पर अपनी भारत बनाए रखना चाहता है। अब वैसे जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें तो यही बात थी कि कुछ समय के लिए भारत के ऑफिसर्स रहेंगे और उसके बाद वो मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स यानी कि वहां की आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन कर देंगे इन हेलीकॉप्टर्स को पूरी तरह से ऑपरेट करने के लिए, और धीरे धीरे ये पूरा जो काम है मालदीव्स के अंडर में आ जाएगा। और हेलीकॉप्टर किस मिशन पे उड़ेंगे, कहां पर जाएंगे, उनकी पूरी कमांड मालदीव्स की खुद की आर्मी के पास थी। भारत का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था कि ये हेलीकॉप्टर काम क्या करेंगे। लेकिन फिर भी 2016 आते आते इस ध्रुव हेलीकॉप्टर की डील को लेकर मालदीव्स में एंटी इंडिया सेंटिमेंट अपने चरम पर पहुंच चुका था और यमीन गवर्नमेंट ने तो यह तक कह दिया कि भारत अपने हेलीकॉप्टर्स को वापस ले ले। जिस एग्रीमेंट के तहत भारतीय ऑफिसर्स वहां पर तैनात थे इन हेलीकॉप्टर्स के लिए, उस एग्रीमेंट को भी एक्सटेंड करने से यमीन ने मना कर दिया। लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि हम इन हेलीकॉप्टर्स को वापस नहीं लेंगे। इससे मालदीव्स में और ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट आ जाते हैं।
तो पूरा मामला शांत होता है 2018 के बाद, जब चुनाव होते हैं और नए राष्ट्रपति पद संभालते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो इस वक्त मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने इन एग्रीमेंट्स को री-साइन किया, भारत के ऑफिसर्स को तैनाती के लिए वहां पर परमिशन मिल जाती है और जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी मालदीव्स में रहे। तो इब्राहिम सोली की सरकार के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं पिछले 3 सालों से। लेकिन अब इब्राहिम सोली की सरकार पर भी ये आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने जो भारत के साथ एग्रीमेंट्स साइन किए हैं उनमें बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वहां का जो विपक्ष है, अब जो पीपीएम पार्टी है यामीन वाली, वो विपक्ष में है, उनका ये कहना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, एग्रीमेंट साइन किए गए हैं भारत के साथ, वो पार्लियामेंट के समक्ष रखे जाएं, क्योंकि मालदीव्स का संविधान ये कहता है कि कोई भी दूसरे देश के साथ अगर आप कोई ट्रीटी या कुछ भी एग्रीमेंट साइन करते हैं तो वो पार्लियामेंट में लाना जरूरी होता है। तो अगर आप यहां ट्रांसपेरेंसी दिखा दो, यानी कि सरकार अगर ट्रांसपेरेंसी दिखा दे तो ये इश्यूज आएंगे ही नहीं। लेकिन सरकार ये कहती है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसीलिए इसकी डिटेल्स पब्लिक नहीं करी जा सकती, क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट में रखा जाएगा वो डिटेल्स पब्लिक हो जाएंगी। तो अगर ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स डिस्कस किए जाते हैं मालदीव्स की पार्लियामेंट में, उनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पब्लिकली डिस्कस किया जाता, तो फिर शायद ये इंडिया आउट कैंपेन जैसी स्थिति नहीं पहुंचती। लेकिन सरकार ने ये डिटेल्स बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करी है, इनको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है और इसके कारण जो विपक्ष है मालदीव्स का वो और ज्यादा नाराज है और अब कई सारे मीडिया आउटलेट्स भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं और आम मालदीवियन नागरिक भी भारत के खिलाफ इन भावनाओं में बहकर इंडिया आउट जैसे कैंपेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जहां बात शुरू हुई थी सरकार की ट्रांसपेरेंसी से, अब वो आ चुकी है कि सीधा ऑनलाइन हमारे डिप्लोमेट्स को धमकियां दी जा रही है, उनके खिलाफ अनर्गल बातें करी जा रही हैं, अनवेरिफाइड एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जो मालदीव्स के पॉलिटिशियंस हैं वो सीक्रेट में भारतीय डिप्लोमेट से मिलते हैं। तो इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अभी देखने को मिल रही हैं पिछले कुछ हफ्तों से। अब फरवरी 2021 में भारत ने मालदीव्स के साथ एक और बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है, यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे विदेश मंत्री और मालदीव्स की डिफेंस मिनिस्टर इस एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट की चर्चा भी बहुत सालों से चल रही थी, इनफैक्ट अब्दुल्ला यमीन की गवर्नमेंट के समय से इस पर डिस्कशन जारी थे, लेकिन अब जाकर ये डील साइन हुई है। तो इस यूटीएफ में क्या हो रहा है कि एक जगह है उथुरु थिलाफालू, ऐसा नाम है इसका, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। तो ये कैपिटल माले से थोड़ी दूर पर स्थित एक कोस्ट गार्ड का हार्बर है, मालदीव्स की जो कोस्ट गार्ड है उसको भारत डेवलप करेगा और मेंटेन करेगा। तो शुरुआत में प्लान यही था कि भारत यहां पर केवल एक डॉकयार्ड डेवलप करेगा, लेकिन 2016 में एक एक्शन प्लान यहां पर दोनों के बीच में साइन किया जाता है फॉर डिफेंस कोऑपरेशन, और इसमें लैंग्वेज देखिए आप, टू एनहांस शेयर्ड स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ द टू कंट्रीज इन इंडियन ओशन रीजन, यानी कि सामरिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए दोनों देशों के बीच में रक्षा साझेदारी करी जाएगी। तो ये 2016 में एग्रीमेंट साइन हुआ था और 2019 में जब सोली सरकार पावर में आई तो एक्चुअली में ये इंप्लीमेंट हुआ। इस प्रोजेक्ट को डेवलप और मेंटेन करने के बहाने भारत अपनी नेवी या फिर आर्मी की तैनाती वहां पर कर सकता है। कुछ ऑनलाइन मीडिया वेबसाइट्स हैं मालदीव्स में, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी लीक करा जिसमें यह बात कही गई थी कि इस एग्रीमेंट के तहत भारतीय मिलिट्री को यहां पर कई दशकों तक रहने का अधिकार होगा। हालांकि ये अभी अनवेरिफाइड है, सरकार ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। तो इसीलिए जो ये इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले लोग हैं, इनका ये कहना है कि भारत का किसी भी प्रकार का डिफेंस प्रेजेंस, आर्मी या नेवी का, हमें अपनी धरती पर यानी मालदीव्स की धरती पर नहीं चाहिए। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, इसमें जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं भारत के, मालदीव्स के, बायलैटरल रिलेशंस हैं दोनों देशों के बीच के, और इकोनॉमिक अरेंजमेंट भी है। तो ये तीनों चीजें मिक्स हो गई हैं इस यूटीएफ वाले कॉन्ट्रैक्ट में। तो बिल्कुल भारत के सामरिक वहां पर इंटरेस्ट हैं, हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं इंडियन ओशन रीजन में, इस बात को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया है कि वहां पर नेवल बेस बनाया जाएगा। भारत का कंसर्न सबसे बड़ा बस यही रहता है कि मालदीव्स ज्यादा चाइना की तरफ अपना झुकाव ना रखे, और पहले ही वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर बन चुका है, तो ज्यादा चाइना के फेवर में मालदीव्स ना चला जाए, उससे हमें भविष्य में नुकसान हो सकता है। तो अभी रिसेंटली जो ये कैंपेन चला रहे हैं, इसके पीछे एक मालदीवियन मीडिया आउटलेट है, दियारेस न्यूज़ इसका नाम है, और इसी ने ज़्यादातर इस कैंपेन को हवा दी है। और ये कैंपेन केवल अब ऑनलाइन नहीं बचा है, इसमें ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और कई जगह डिप्लोमेट्स को सीधी धमकियां दी जा रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसीलिए भारतीय दूतावास ने वो चिट्ठी लिखी मालदीव्स की सरकार को कि आप सिक्योरिटी को ध्यान में रखें। लेकिन अब जब ये लेटर लीक होता है तो लोग और नाराज हो जाते हैं कि भारत का दूतावास जो है वो मालदीव्स के डोमेस्टिक अफेयर्स में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। जबकि भारत के दूतावास ने तो बस यही कहा है कि जो इंटरनेशनल कानून है और जो मालदीव्स का कानून है उसके तहत उन लोगों पर कार्रवाई करी जाए जो ऑनलाइन हमारे डिप्लोमेट्स को बुरा भला कह रहे हैं या फिर सीधे धमकी दे रहे हैं। 2 जुलाई को मालदीव्स के विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया और सीधे तौर पर दियारेस न्यूज़ को जिम्मेदार ठहराया कि ये गलत जानकारियां ट्वीट कर रहे हैं, गलत तरह के कैंपेन चला रहे हैं, और इसके कारण चाइनीज एम्बेसी और भारतीय एम्बेसी में धमकियां आ रही है और इससे इन दोनों मिशंस को खतरा है, हमें यहाँ की सिक्योरिटी हमने बढ़ा दी है।
लेकिन जो DRS न्यूज़ के फाउंडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम केवल मिलिट्री प्रेजेंस के खिलाफ हैं। इंडिया आउट का मतलब ये नहीं है कि भारत के लोग यहाँ से बाहर चले जाएं, भारतीय लोगों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो भी विदेशी प्रेजेंस है डिफेंस से रिलेटेड वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत के लिए ये चिंता की बात है क्योंकि अब ये धमकियां ऑनलाइन नहीं रही है। 3 जुलाई को एक आदमी को अरेस्ट किया गया था भारत के दूतावास के बाहर जो बॉम्ब फेंकने की वहां पर धमकियां दे रहा था। उसे पुलिस ने अरेस्ट कर उस पर बहुत सीरियस केस लगा दिया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं भविष्य में भी हो सकती हैं। तो इब्राहिम सॉली सरकार भारत के फेवर में है, लेकिन जो पॉपुलर ओपिनियन है इस वक्त मालदीव्स देश का, वो कहीं ना कहीं इंडिया आउट कैंपेन को थोड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं कि आने वाले हफ्तों में इसमें डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाता है मालदीव्स गवर्नमेंट के द्वारा। और भारत और मालदीव्स के रिश्तों पर अभी तक तो कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन याद रखिए कि डिप्लोमेसी केवल ट्रैक 1 पर नहीं चल सकती, यानी कि सरकार से सरकार के रिश्ते अच्छे हो तो ऐसा नहीं चलता है काम। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता के साथ अच्छा संवाद और जनता के बीच में अच्छी पैठ, ये भी हर देश का लक्ष्य होता है किसी भी दूसरे देश में। तो हम देखते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में इस पर क्या डेवलपमेंट रहता है। आपको इस लेक्चर का PDF इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएगा। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर भारत के बेस्ट टीचर्स लाइव क्लासेस के माध्यम से पढ़ाते हैं। यहाँ पर ढेरों लाइव फ्री क्लासेस होती हैं जिनको स्पेशल क्लासेस कहा जाता है, उन्हें आप अटेंड कीजिए। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपने एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल मेंटोर के द्वारा गाइडेंस प्रोवाइड करी जाएगी डे टू डे, और GS मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। आप प्लस या आइकॉनिक जो भी कोर्स अवेल करें उसमें आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप महिपाल कोड को यूज करते हैं तो आपको ये वाली प्राइसेस पे नहीं करनी है। ऑप्शनल की तैयारी भी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर अभी यही रहेगा कि आप ऑप्शनल और GS का कंबाइंड कोर्स ले लें जिसमें आपको प्राइस का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। 1 साल का जो कोर्स है ये 50,000 से भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा इफ यू यूज दिस कोड, एंड ये ऑफर केवल 14 जुलाई तक ऑनगोइंग है। इस कोर्स के अन्य कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप इसे EMI ऑप्शन पर ले सकते हैं। GS की 20 किताबों का पूरा बुक सेट आपको इसमें फ्री में मिल जाएगा। एक्सटेंडेड वैलिडिटी इस वक्त मिल रही है मेंस 2022 या 23 तक, डिपेंडिंग ऑन 1 ईयर या 2 ईयर कोर्स आप लेते हैं। 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस के टेस्ट की एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज अभी आपको फ्री में अवेलेबल होगी इस कोर्स के साथ। अन्य कई बेनिफिट्स हैं जो आपको इस हफ्ते 14 जुलाई तक देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो 14 जुलाई से नए बैचेस बन रहे हैं, हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं। इनमें आपका रेगुलर टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करवाई जाती है। 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है हमारी, इनके माध्यम से आप अपना प्रीलिम्स का स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। यूज दिस कोड टू अनलॉक द टेस्ट सीरीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।